काशी दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। क्या हम में से कभी किसी ने घड़ी की दो सुइयों को उल्टी दिशा में चलते देखा है? क्या कभी किसी ने नदी के पानी को उल्टी दिशा में बहते देखा है? शायद नहीं। बिल्कुल ऐसी ही है हमारी और आपकी जिंदगी, जो निरंतर आगे की तरफ ही बढ़ती रहती है। तो फिर हम क्यों पिछले कुछ अच्छे दिनों को या बुरे दिनों को याद करके अपना आज खराब करते हैं? हर दिन नया दिन नई उम्मीद लेकर आता है। उसी नई उम्मीद के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसानों के लिए शीघ्र ही एक नई बीमा योजना लाने की योजना। खरीफ फसलों का बुआई रकबा 95 लाख हेक्टेयर के पार। खरीफ मौसम के प्याज उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के नुकसान में मौजूदा कृषि बीमा योजनाओं को अपर्याप्त मानते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने शीघ्र ही एक नई बीमा योजना लाने की योजना बनाई है, जिससे किसानों को समुचित फायदा मिल सके। किसान भाइयों, मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसान को होने वाले नुकसान को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ज्यादा गंभीर बताते हुए मौजूदा समय में इसे अपर्याप्त बताते हुए शीघ्र ही एक नई बीमा योजना लाने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री ने इस बारे में बताया कि बीमा संबंधी वर्तमान योजनाएं किसानों के लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं, जिससे किसानों को मौसम की मार के चलते होने वाले नुकसान की पर्याप्त भरपाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि नई कृषि बीमा योजना में मौजूदा समय में व्याप्त खामियों को दूर कर नई बीमा योजना लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान का पूरा फायदा मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, गांव और किसानों की बेहतरी केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसानों को हर संभव मदद समय रहते मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों की बुआई तेजी से चल रही है। किसानों के समय रहते बुआई करने से खरीफ फसलों की बुआई का रकबा 95 लाख हेक्टेयर के पार कर गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खरीफ फसलों का बुआई रकबा 95 लाख हेक्टेयर के पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार देश के कई इलाकों में समय रहते बरसात होने से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। देश के विभिन्न हिस्से में गन्ने और कपास की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 43.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने और 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की जा चुकी है। इसी तरह 7.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चावल, 2.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालें, 12.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज और 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुआई की जा चुकी है, जिससे खरीफ फसलों की बुआई रकबे में रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। NHRDF के अनुसार देश में इस बार मौसम के रुख को देखते हुए प्याज की बुआई के काम में तेजी है, जिससे खरीफ मौसम के प्याज उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उत्पादन में बढ़ोतरी होने से प्याज के दाम नियंत्रण में रहेंगे। किसान भाइयों, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी NHRDF के अनुसार देश में इस बार मौसम के रुख को देखते हुए प्याज की बुआई के काम में तेजी है, जिससे खरीफ मौसम के प्याज उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। NHRDF के डायरेक्टर डॉक्टर RP गुप्ता के अनुसार देश के प्याज उत्पादक राज्यों में खरीफ मौसम में प्याज की फसल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। प्याज उत्पादक राज्यों के अलावा प्याज उत्पादन के नए क्षेत्र तलाशे जा रहे हैं।
बंगाल में प्याज उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा ओडिशा में भी प्याज उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे प्याज की कमी को पूरा किया जा सके। श्री गुप्ता के अनुसार शुरुआती दिक्कत के बावजूद प्याज की कमी को आसानी से पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इसके दामों पर नियंत्रण बना रहेगा। संचार क्रांति ने जहां देश को तकनीकी की ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, वहीं हमारी कृषि को भी नया रूप दिया है। संचार क्रांति कृषि क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संचार क्रांति संबंधी तकनीकी जानकारी किसानों को पहले की अपेक्षा कई गुना बेहतर और समय से मिल रही है। पिछले दिनों इसी विषय पर नई दिल्ली स्थित NCUI के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। मीडिया एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश व आकाशवाणी नई दिल्ली के सहयोग से इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया तथा अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। और अधिक जानकारी दी मीडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री KP सिंह ने। आज संचार क्रांति वैसे तो सभी क्षेत्रों में, बैंकिंग हो, उद्योग हो, कहीं भी हो, लेकिन ग्रामीण विकास और कृषि में संचार क्रांति का विशेष महत्व है। आज किसान कॉल सेंटर से, फ़ोन से, SMS से अपनी फसलों संबंधी, मौसम संबंधी जानकारियाँ प्राप्त करता है और किसान को नई नई तकनीकी की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से फसल में क्या बीमारी लग गई है, उसके लिए क्या रोकथाम कैसे की जाए, उसकी जानकारी आज संचार क्रांति के माध्यम से ग्रामीण विकास में और कृषि में विशेष योगदान दे रही है। आज भारत सरकार ने भी किसानों के लिए टोल फ्री नंबर किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने पिछले दिनों किसान पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके द्वारा किसान अपनी किसी भी चीज़ से संबंधी अपनी भाषा में, किसी भी क्षेत्र की भाषा में कृषि वैज्ञानिक से जानकारी करता है। हमारे कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्र कृषि संबंधी विशेष जानकारियाँ संचार क्रांति के माध्यम से तुरंत आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मौसम में अब गर्मी का असर कम हो रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के अधिकांश इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में भी बरसात होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जींसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल
अरहर 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2,560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मेथा तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। इसके विपरीत धनिया की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछला स्टॉक कम होने और मांग बढ़ने से धनिया की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू बाजार में आम की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। हरी सब्जियों की आपूर्ति में भी तेजी आने से इनके दामों में भी कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। और अब कुछ काम की बात हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जिन किसान भाई बहनों ने अपने बाग लगा रखे हैं, फलदार वृक्ष लगा रखे हैं, बगीचे लगा रखे हैं, उसमें बहुत से फल इस समय पककर तैयार हैं। आम हमारे देश का सर्वाधिक लोकप्रिय फल है। इसीलिए आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम उत्पादन में भारतवर्ष अग्रणी देश है। हमारे देश में आम का उत्पादन कुल फलों के उत्पादन का 42% है। आम पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनमें उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में सबसे अग्रणी है। विश्व के कुल आम के उत्पादन का 65% भाग भारतवर्ष में पैदा होता है। वर्ष 2007-08 में आम का कुल उत्पादन 14 मिलियन मैट्रिक टन था। हमारे देश से आम का निर्यात मुख्यतः इंग्लैंड, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात देशों को किया जाता है। पिछले वर्ष आम का कुल निर्यात 54,350.80 मैट्रिक टन था, जिससे 127.42 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। आम के गुणवत्ता युक्त उत्पादन, विपणन एवं निर्यात हेतु तुड़ाई उपरांत प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आम की तुड़ाई उपरांत उपयुक्त तकनीकों के अभाव में लगभग 30 से 40% उत्पाद नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप बाजार भाव भी कम मिलता है। इसलिए फलों की तुड़ाई हार्वेस्टर से करने से परंपरागत तुड़ाई की अपेक्षा 50% श्रम शक्ति की बचत होती है व अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं।
फलों की तुड़ाई का उचित तरीका क्या है, जानते हैं प्रगतिशील आम उत्पादक तफजील अहमद से। आम डंडी के साथ हमारा टूटना चाहिए और डंडी के साथ टूटने के बाद में उसकी ग्रेडिंग की बहुत ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 3 ग्रेड उसके होने चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। आज के किसान को नुकसान अगर हो रहा है तो ग्रेडिंग की वजह से हो रहा है कि मंडी में जब वो माल लेके जाता है वो ग्रेडिंग करके नहीं जाता, उसमें छोटा छोटा आम नीचे निकल जाता है, उसका सारा भाव छोटे आम के रेट से बिकता है। उसको ग्रेड करके सुपर क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी करके ले जाना चाहिए ताकि वो मंडी में जा करके पैसे की प्राप्ति अच्छी हो सके। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और सुझाव दूंगा सभी लोगों को, किसान वालों को, कि जितने भी बगीचे हैं अपने आम तोड़ने से 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले या 8 दिन पहले आप जो है एक कार्बेंडाज़म 1% की 1 लीटर में 1 ग्राम होना चाहिए, ऐसी एक धुलाई केवल आम की कर दें, तेज़ी के साथ में सस्ते तरीके से आम की एक सस्ती सी एक धुलाई कर दें कार्बेंडाज़म की, ताकि आम तोड़ने के बाद में 10-15 दिन तक जो आम हमारा ख़राब हो जाता है, काले धब्बे आ जाते हैं, हमें फ्रिज में से निकाल के बाहर फेंकने पड़ते हैं, पेटी में से आम निकाल के बाहर फेंकने पड़ते हैं, उन सब से हम लोग बच सकते हैं। बहुत सस्ता इलाज है, ये काम हमें आम तोड़ने से पहले ज़रूर करना चाहिए। या अगर आम तोड़ लिए हों तो अपने बगीचे के अंदर जो है एक घोल बना लें 1% वाला, उसमें डिप करने के बाद ही मंडी के अंदर जो है आम को भेजना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कम से कम 15-20% आम हमारे जो हैं वो ख़राब होते हैं सभी मंडियों में। हमारे उत्तर भारत का या यूँ कहें कि दक्षिण से भी आम आता है और ये हमारे जो है दर्शकों तक या कहूँ कि उपभोक्ताओं तक पहुँचता है, लेकिन इसमें उपभोक्ता और उत्पादक, कहने का तात्पर्य है किसान भाई और हमारे उपभोक्ता हैं, दोनों का कैसे हित साधा जाए जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिले और उनको अच्छी उत्पाद मिल सके। इसके लिए कुछ किसान भाई हमारे जो हैं उनको आम की जो तुड़ाई है बड़ी सही अवस्था में करनी होगी। इसके लिए क्या कुछ करें, कभी कभी हमारे किसान भाई मार खा जाते हैं, कहीं कुछ कच्चा आम तोड़ देते हैं या कहीं उसको बहुत पक जाता है तब उस पर तुड़ाई करते हैं। और एक आम भ्रांति हमारे समाज में फैली है कि अगर आम को हम पेड़ पे या डाल पे ही पका के तोड़ें तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और इसके विपरीत बतौर अगर आप आम उसकी अगर एक फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था में आ गया, उस समय अगर आम को पेड़ से तोड़ के नीचे पकाएं तब उसकी गुणवत्ता में अच्छा एक सुधार आता है और एक अच्छा गुणवत्ता युक्त आम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को बाज़ार में मार्केटिंग करने का एक लंबा वक्त मिल जाता है। अगर इसी तरीके से अगर डाल से पका के आम तोड़ेंगे तो उसको कम से कम 2 या 3 दिन में ही आपको ख़राब होने की संभावना होती है। इसके विपरीत अगर आप प्रौढ़ावस्था में आम तोड़ें, अब सवाल ये उठता है कि कैसे किसान भाई हमारे पता करें कि आम इस समय प्रौढ़ अवस्था में आ गया है और इसकी हम तुड़ाई कर लें। इसके लिए एक बहुत ही सरल नुस्खा है, मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप ऐसा अंदेशा हो जाता है कि इस समय आम पकने की अवस्था में आने वाला है, अपने बगीचे से आप 10 या 20 आम तोड़ें विभिन्न पेड़ों से, एक पेड़ से ही नहीं, और उनको एक पानी से भरी हुई बाल्टी है उसमें डालें। अगर आम पानी की सतह के ऊपर तैरता है तो आप समझें कि अभी ये तुड़ाई के लिए बाग तैयार नहीं है। इसके विपरीत अगर आम आप पानी की सतह के साथ साथ डूबता हुआ तैरता है, बिल्कुल नीचे नहीं बैठता है तली में आपकी बाल्टी में, तो आपकी सतह के नीचे स्पर्श करता हुआ पानी को अगर आम तैर रहा है तो इसमें आप समझें कि ये हमारे बाग में जो भी आम के फल हैं ये तुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ऐसी अवस्था में अगर आम को आप तोड़ के उनको किसी कागज़ से ढक देते हैं या उनको ढेर बना के कुछ समय तक रख देते हैं तो उनमें अच्छा रंग है और स्वाद है और मिठास और सुवास, महक विकसित होती है। तो इसका परिपालन जरूर करें। हाँ, इसके साथ साथ एक ध्यान और हमारे किसान भाई रखें कि आम को तोड़ते वक्त इसमें चेप निकलता है और ये चेप आम की सतह, कहने का मतलब आम की जो त्वचा होती है या इसका जो छिलका होता है उसके ऊपर फैल जाता है और ये काला बदरंग रंग तैयार कर देता है, जिससे आम की गुणवत्ता तो खराब नहीं होती, आंतरिक गुणवत्ता जिसे कहें, लेकिन इसकी जो एक उपभोक्ताओं की अपील होती है, जो एक पसंद होती है, उसमें कहीं न कहीं गिरावट आ जाती है। कहने का मतलब आपकी जेब में कम पैसा आ जाएगा। इसलिए आप तुड़ाई वक्त इससे भी ध्यान रखेंगे जो भी डंठल सहित आम को तोड़ें कैंची से, और इससे आपकी जो चेप निकलता है वो पूरे इसकी
छिलके पे नहीं फैलेगा और काला रंग नहीं आएगा। तो ये कुछ एक ध्यान रखें। इसके बाद आम को आप तुड़ाई के 1-2 दिन रोकने के बाद इनको जो आपके गत्ते होते हैं, खासकर आजकल जो CFV बॉक्स, इनमें इन गत्तों में भर के दूर दूर दराज में पहुंचाएं। और इन गत्तों की क्षमता 5 से लेके 10 किलो तक की होती है। और मैं यहाँ पे सिफारिश करूँगा कि जो 5 किलो की क्षमता का जो गत्ता होता है, CFV बॉक्स होता है, इसमें आप आम की पैकिंग करें। और एक बाज़ार में अपनी छवि और अपनी साख को बनाए रखने के लिए आम का एकसार भराव करें। ये नहीं कि आपने बहुत ही छोटे आम नीचे डाल दिए और बहुत बड़े आम ऊपर लगा दिए। इससे क्या होता है कि एक आपकी साख में कहीं न कहीं बट्टा आता है। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप श्रेणीकृत आम, कहने का मतलब आप अव्वल दर्जे का आम अलग कर लें, द्वितीय दर्जे का अलग और तृतीय दर्जे का अलग कर लें। और इसकी आपकी मांग भी अलग अलग जो भुगताओं की होती है कि मेरे को द्वितीय दर्जे का माल चाहिए, प्रथम दर्जे का या द्वितीय दर्जे का। तो इससे आप आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और अपनी बाज़ार में साख भी कायम कर सकते हैं। तो ये बात रही आम के सार संभाल के बारे में। आम की तुड़ाई, श्रेणीकरण और पेटी बंदी करके किसान भाई मंडी में बिक्री के लिए ले जाते हैं, जिससे उनकी उपज के उचित मूल्य मिल सकें। इसके बाद लीची भी हमारे उत्तर भारत की बहुत ही प्रमुख फसल है। फलों में इनका एक प्रमुख स्थान है। और लीची के मामले में हमारे किसान भाई कहाँ मार खाते हैं, लीची का जो एक रंग होता है वो काफ़ी आपका आकर्षक रंग होता है, गुलाबी रंग, ये उपभोक्ताओं को काफ़ी लुभाता है। और इसमें कहीं न कहीं जब बट्टा लगता है या इस गुलाबी रंग में कहीं न कहीं ग्रहण लगता है तो आपके पैसे जो आने हैं आपके पास, उसमें भी कहीं न कहीं गिरावट आती है। तो कैसे किसान भाई इस रंग को बरकरार रखें और अच्छी अवस्था में किसानों की लीची हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचे, इस पर कुछ थोड़ी अगर आप मेहनत कर लें, कुछ ख्याल करें, ध्यान रखें, तो इसके रंग को बरकरार रखते हुए आप बाज़ार में लीची को उतार सकते हैं। तो इस तरीके से लीची के रंग को बरकरार करें और सही अवस्था में तोड़ें। और इसके बाद सही पैकिंग, इसमें भी गत्ते करीब करीब 5 किलो के आते हैं और कम से कम पत्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए। डंठलों के साथ लीची को पैक करके बाज़ार में उतारें और इसका जब स्थानांतरण करें या आप कहीं न कहीं ले जाते हुए इसको एक कुलित जिसे कहते हैं, वातानुकूलित अगर कोई आपका माध्यम है जिसके तरीके से आप इसको ले जा सकते हैं माध्यम, तो इससे अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता। इस तरीके से ये आप अहम बात रही है। कुछ इस समय प्रमुख फल हैं हमारे जो खासकर आम और लीची, इनको कैसे कुछ संभालें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको याद दिला दें कि कल चिट्ठी पत्री का दिन है, तो अपने अपने पत्रों का जवाब सुनने के लिए कल ज़रूर तैयार रहें। और अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।